दोस्तों, आज जो पेट्रोल पंप पर आप फ्यूल भरवा रहे हो वो सिर्फ पेट्रोल नहीं है। उसमें क्रूड ऑयल है, उसमें गन्ना है, मक्का है, फार्मर्स इकोनॉमी है और साथ में गवर्नमेंट की एनर्जी पॉलिसी भी मिक्स हो चुकी है। इंडिया ने E20 पेट्रोल का टारगेट एडवांस में अचीव कर लिया है। यानी कि जो टारगेट 2030 के लिए था वो गवर्नमेंट ने पहले अचीव कर लिया है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। मई 2026 में इंडिया ने E22, E25, E27 और E30 जैसे हायर इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंड्स के स्टैंडर्ड्स नोटिफाई कर दिए। 10 जून 2026 को इन ब्लेंड्स पर एक्साइज ड्यूटी वेवर भी एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये इमीडिएट रोल आउट हो जाने वाला है। हायर ब्लेंड्स एक्सटेंसिव टेस्टिंग और कंसल्टेशन के बाद ही मार्केट में आएंगे। और इसी बीच दोस्तों एक बड़ा अपडेट आया। इंडिया में E85 फ्यूल रोल आउट स्टार्ट हुआ। E85 का मतलब है रफली 80 to 85% इथेनॉल, बाकी का पेट्रोल। लेकिन ये नॉर्मल पेट्रोल कार्स के लिए नहीं होता है। ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए है जो E20 से E100 तक के ब्लेंड्स पर चल सकती हैं। अब यहीं से सवाल शुरू हो जाते हैं। अगर पेट्रोल में इथेनॉल बढ़ रहा है तो आपकी कार क्या सेफ है? माइलेज गिर सकती है या नहीं? पुरानी गाड़ियों का क्या होगा? और अगर इथेनॉल इंडिया में बन रहा है तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा? और क्या सच में इंडिया अपने पेट्रोल को धीरे धीरे गन्ना, मक्का और एग्रीकल्चर वेस्ट से रिप्लेस करने की तरफ बढ़ रहा है? तो आज की इस वीडियो में हम पैनिक नहीं करेंगे, हाइप भी नहीं करेंगे, हम फैक्ट्स देखेंगे। क्योंकि E20 सिर्फ फ्यूल का चेंज नहीं है, ये पॉलिसी का चेंज है जो सीधा आपकी कार के फ्यूल टैंक में एंटर कर चुका है। दोस्तों इमेजिन करो आपने 2015 में एक पेट्रोल कार खरीदी। उस टाइम शोरूम ने आपको माइलेज बताया, इंजन वारंटी बताई, पेट्रोल वेरिएंट बताया, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि फ्यूचर में पेट्रोल का फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। आज आप पेट्रोल पंप पर जाते हो, पंप पर E20 लिखा हुआ होता है, आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आप पेट्रोल भरवाते हो, फिर कुछ दिन बाद आपको लगता है कि माइलेज थोड़ी सी कम हो गई। आप सर्विस सेंटर जाते हो, वो बोलता है ये नॉर्मल है। सोशल मीडिया बोलता है कि इंजन खराब हो जाएगा। गवर्नमेंट बोलती है कि फियर मॉनिटरिंग मत करो। पेट्रोल पंप बोलता है कि फ्यूल जो अवेलेबल है मैं तो वही दूंगा। इस सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करे? और यही इस वीडियो का मेन क्वेश्चन है। क्या इंडिया का इथेनॉल प्लान कॉमन मैन के फ्यूल बिल और कार इंजन के साथ साइलेंट एक्सपेरिमेंट है या ये सच में इंडिया का फ्यूल रेवोल्यूशन है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अनफोल्ड इंडिया। दोस्तों सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। E20, E30, E85 कोई पेट्रोल कंपनीज के ब्रांड नहीं है। यहाँ E का मतलब होता है इथेनॉल। नंबर्स बताते हैं फ्यूल में इथेनॉल का परसेंटेज कितना है। E20 का मतलब 20% इथेनॉल, 80% पेट्रोल। E30 का मतलब 30% इथेनॉल, 70% पेट्रोल। E85 का मतलब रफली 80 to 85% इथेनॉल और बाकी का पेट्रोल। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। E20 नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल्स के लिए करंट ट्रांजिशन फ्यूल है। E30 फ्यूचर हायर ब्लेंड्स प्रिपरेशन का एक सिग्नल है। E85 सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए है। नॉर्मल पेट्रोल कार्स में E85 भराना कोई स्मार्ट एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। उसके लिए इंजन, फ्यूल सिस्टम और कैलिब्रेशन अलग चाहिए। इसीलिए आप सोशल मीडिया पर E85 का प्राइस देखकर सोच रहे हो कि ये तो पेट्रोल से सस्ता है तो मैं इसे ही भरवा लेता हूं। तो ऐसा मत कीजिए। आपकी गाड़ी फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल है या नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट दोस्तों, पेट्रोल और गन्ने का क्या कनेक्शन है? टेक्निकली पेट्रोल में गन्ना मिक्स नहीं होता। गन्ने से इथेनॉल बनता है और इथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंड होता है। प्रोसेस सिंपल है। शुगरकेन फील्ड्स में गन्ना उगता है, शुगर मिल्स में गन्ना क्रश होता है, उससे जूस निकलता है, जूस से शुगर बनती है, शुगर बनने के बाद थिक डार्क स्टिकी लिक्विड बचता है जिसे मोलासेस बोला जाता है। पहले मोलासेस एक बाय प्रोडक्ट था, लेकिन इथेनॉल इकोनॉमी में वही मोलासेस फ्यूल का रॉ मटेरियल बन गया है। डिस्टिलरी प्रोसेस में मोलासेस या शुगर रिच फ्रीस्टॉक को फर्मेंट किया जाता है। यीस्ट शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, फिर डिस्टिलेशन होती है, फिर डिहाइड्रेशन होती है और फाइनली बनता है फ्यूल ग्रेड एनहाइड्रस इथेनॉल। एनहाइड्रस का मतलब मैं बता दूं, ऑलमोस्ट वाटर फ्री। पेट्रोल के साथ ब्लेंड करने के लिए इथेनॉल का वाटर फ्री होना बहुत जरूरी है। अब सिंपल चेन आप याद रख सकते हो। गन्ना, मोलासेस, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन, फ्यूल ग्रेड इथेनॉल, पेट्रोल ब्लेंडिंग, आपकी गाड़ी का टैंक। इथेनॉल प्रोडक्शन का कॉमन प्रोसेस फर्मेंटेशन है, जहां यीस्ट शुगर स्टार्च को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। कॉर्न, शुगरकेन और शुगर बीट जैसे फ्रीस्टॉक ग्लोबली कॉमन है। अब यहां एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है। इंडिया का इथेनॉल प्लांट सिर्फ शुगरकेन पर बेस्ड नहीं है। इथेनॉल मल्टीपल सोर्सेज से बन सकता है, जैसे कि शुगरकेन जूस, मोलासेस, मेज, ब्रोकन राइस, डैमेज ग्रेन, सरप्लस ग्रेन्स, एग्रीकल्चर रेजिड्यू, राइस स्ट्रॉ, कॉर्न कॉब्स, ये सब से इथेनॉल बन सकता है। ब्रॉडली आप इथेनॉल को दो कैटेगरीज में समझो।
फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल या 1G इथेनॉल, ये शुगर या स्टार्च बेस्ड क्रॉप्स से बनता है, जैसे कि शुगर केन, मोलासेस, मेस, डैमेज ग्रेन। सेकेंड जनरेशन इथेनॉल यानी कि 2G, ये एग्रीकल्चर वेस्ट और बायोमास से बनता है, जैसे कि पराली, राइस स्ट्रॉ, बैगेस, कॉर्न कॉब्स, कॉटन स्ट्रॉ। 1G इथेनॉल का एडवांटेज ये है कि टेक्नोलॉजी मैच्योर है, प्रोडक्शन रिलेटिवली थोड़ा सा इजी है। 2G इथेनॉल का एडवांटेज ये है कि फूड वर्सेस फ्यूल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल से बनता है। लेकिन 2G इथेनॉल बनाना टेक्निकली डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, एंजाइम्स सब चैलेंजिंग है। गवर्नमेंट PMG वैन स्कीम के थ्रू 2G इथेनॉल और एडवांस बायोफ्यूल को पुश कर रही है। ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर रेजिड्यू को वैल्यू देना, पॉल्यूशन को रिड्यूस करना, लोकल एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना और एनर्जी सिक्योरिटी को इंप्रूव करना है। अब गवर्नमेंट का वर्जन समझते हैं दोस्तों। इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। जब क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है तो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है। अगर पेट्रोल का 20% हिस्सा इथेनॉल से रिप्लेस होता है तो इंपोर्टेड क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट कुछ हद तक कम हो सकती है। अब गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट सिंपल है, इथेनॉल से क्रूड इंपोर्ट प्रेशर कम होता है, फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, शुगर मिल्स और डिस्टिलरीज को रेवेन्यू मिलता है, रूरल इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होता है, एमिशन रिड्यूस होते हैं और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव होती है। अब गवर्नमेंट इथेनॉल प्रोग्राम को अन्नदाता से ऊर्जादाता के नैरेटिव्स के साथ प्रेजेंट कर रही है, यानी कि फार्मर्स फूड प्रोवाइडर नहीं बल्कि एनर्जी प्रोवाइडर भी बन सकता है। ऑफिशियल क्लेम्स के अकॉर्डिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ने फॉरेन एक्सचेंज सेविंग्स, क्रूड सब्स्टिट्यूशन, CO2 रिडक्शन और फार्मर अर्निंग्स जैसे माइक्रो लेवल बेनिफिट्स भी डिलीवर किए हैं। लेकिन यहाँ पब्लिक का सवाल आता है दोस्तों कि अगर इथेनॉल इतना बेनिफिशियल है तो कॉमन मैन कंफ्यूज क्यों है? अब इस डिबेट को दो साइड में समझो। पहला, गवर्नमेंट कहती है कि E20 एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, फार्मर्स के लिए अच्छा है, एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, इंडिया का इंपोर्ट बिल के लिए अच्छा है, और पब्लिक पूछती है कि मेरी माइलेज क्यों गिर रही है, मेरी पुरानी कार सेफ है या नहीं, पेट्रोल सस्ता है या नहीं, और अगर फ्यूल बदल गया है तो मुझे क्लियरली बताया क्यों नहीं गया, और अगर E30 फ्यूचर में आएगा तो मुझे न्यू कार खरीदनी पड़ेगी। और यही कॉन्फ्लिक्ट वीडियो का कोर भी है। इथेनॉल पॉलिसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इथेनॉल नहीं है, प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन। कंज्यूमर को साफ साफ नहीं बताया गया कि उसकी कार E20 के लिए कितनी रेडी है, माइलेज पर रियलिस्टिक इंपैक्ट क्या हो सकता है, और पेट्रोल पंप पर प्राइस पर डायरेक्ट बेनिफिट क्यों नहीं दिख रहा। अब बात करते हैं दोस्तों माइलेज के सच की। E20 से माइलेज गिरता है या नहीं? शॉर्ट आंसर है हाँ, पॉसिबल है, स्पेशली ओल्डर व्हीकल्स में। रीजन सिंपल है, इथेनॉल का एनर्जी कंटेंट पेट्रोल से लोअर होता है, मतलब कि सेम क्वांटिटी फ्यूल में इथेनॉल पेट्रोल के कंपैरिजन में कम यूजेबल एनर्जी कैरी करता है। इसीलिए जब पेट्रोल में इथेनॉल परसेंटेज बढ़ता है तो फ्यूल एफिशिएंसी पर इंपैक्ट आ सकता है। नीति आयोग के इथेनॉल रोड मैप में E20 यूज करने पर ओल्डर व्हीकल कैटेगरीज में फ्यूल एफिशिएंसी लॉस का एस्टिमेट भी दिया गया था, स्पेशली उन व्हीकल्स के लिए जो ओरिजिनली E0 से E10 के लिए डिजाइन या फिर कैलिब्रेटेड थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर गाड़ी का माइलेज सडनली कोलैप्स हो जाएगा। माइलेज डिपेंड करता है ड्राइविंग स्टाइल पर, ट्रैफिक पर, AC यूजेज पर, टायर प्रेशर पर, सर्विस कंडीशन पर, व्हील अलाइनमेंट पर, इंजन ट्यूनिंग पर, फ्यूल इंजेक्टर कंडीशन पर, लोड पर और रोड कंडीशन पर। गवर्नमेंट का पोजीशन है कि E20 कंपैटिबल व्हीकल्स में इंपैक्ट जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, और माइलेज सिर्फ पेट्रोल टाइप से डिसाइड नहीं होती। E20 कंसर्न्स पर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने डिटेल क्लैरिफिकेशन भी इशू की थी। सो बैलेंस आंसर ये है कि न्यू E20 कंपैटिबल व्हीकल्स के लिए कंसर्न्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, ओल्ड व्हीकल्स के लिए कंसर्न्स फेक नहीं है। और यही लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम इथेनॉल से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की है। कंज्यूमर को क्लियर आंसर चाहिए कि मेरी गाड़ी इथेनॉल रेडी है या नहीं। अब बात करते हैं इंजन डैमेज के डर की। सोशल मीडिया पर एक फियर भी चल रहा है कि E20 से इंजन खराब हो जाएगा। ये स्टेटमेंट हाफ ट्रूथ है। E20 का मतलब ऑटोमेटिक इंजन डेथ नहीं है, लेकिन इथेनॉल पेट्रोल से केमिकली डिफरेंट है। इथेनॉल कुछ रबर, प्लास्टिक और मेटल कंपोनेंट के साथ डिफरेंटली रिएक्ट करता है, स्पेशली अगर व्हीकल इथेनॉल कंपैटिबल मटेरियल के साथ डिजाइन नहीं हुआ है। ओल्डर व्हीकल में फ्यूल लाइन, सील्स, गैस्केट्स और रबर पार्ट्स पर इंपैक्ट का कंसर्न हो सकता है। गवर्नमेंट ने भी ओल्ड व्हीकल्स के लिए रबर पार्ट और गैस्केट के अर्लियर रिप्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी को एक्नॉलेज किया था, लेकिन यह भी कहा था कि इस रिप्लेसमेंट को रूटीन सर्विसेज में ऑथराइज वर्कशॉप पर मैनेज हो सकता है इजीली। सो करेक्ट लाइन ये है कि E20 से इंजन जो है वो तुरंत खराब नहीं होगा, लेकिन ओल्डर व्हीकल्स के ओनर को कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहिए। ओनर मैनुअल देखो, मैन्युफैक्चरर गाइडेंस देखो, ऑथराइज सर्विस सेंटर से पूछो, और अगर माइलेज या परफॉर्मेंस सडनली गिरती है तो E20 को ब्लेम करने से पहले बेसिक मेंटेनेंस भी चेक करो। अब बात करते हैं दोस्तों इंश्योरेंस की। क्या इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होंगे?
एक और वायरल फियर है E20 भरवाने से तो इंश्योरेंस क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। गवर्नमेंट क्लेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग E20 फ्यूल का व्हीकल इंश्योरेंस वैलिडिटी पर इंपैक्ट नहीं है, लेकिन कंज्यूमर कंफ्यूजन यहाँ भी जेन्युइन है। अगर व्हीकल पुराना है, मैन्युफैक्चरर ई मैनुअल जो है वो E10 रिकमेंड करता है और पेट्रोल पंप पर E20 ही अवेलेबल है, देन कंज्यूमर के पास चॉइस ही क्या है E20 भरवाने के अलावा। और यही वो ग्रे जोन एरिया है जहां गवर्नमेंट, ऑयल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज और ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को मिलकर क्लियर पब्लिक कम्युनिकेशन देनी चाहिए। कंज्यूमर को ये नहीं सुनना कि पैनिक मत करो, कंज्यूमर को ये सुनना है कि इस मॉडल की ईयर की कार कंपेटेबल है या नहीं, इस मॉडल ईयर की कार में पार्ट्स चेक करने होंगे या नहीं, इस कंडीशन में इंश्योरेंस वैलिड रहेगा या नहीं, सर्विस सेंटर पर इंस्पेक्शन क्या चीजों का करवाया जाए। फियर तब खत्म होता है जब क्लैरिटी बढ़ती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा। सबसे लॉजिकल सवाल, अगर पेट्रोल में 20% इथेनॉल है तो इथेनॉल इंडिया में ही बन रहा है, तो पेट्रोल 20% सस्ता क्यों नहीं हुआ? यह सवाल पब्लिक के लिए बिल्कुल वैलिड है। गवर्नमेंट मैक्रो लेवल पर सेविंग्स देख रही है, लेकिन कंज्यूमर माइक्रो लेवल पर पेट्रोल पंप के प्राइस देख रहा है। अगर पंप प्राइस पर उसको बड़ा रिलीफ क्लियरली नजर नहीं आएगा तो ये क्वेश्चंस तो उठेंगे ही। रीजन ये है कि इथेनॉल फ्री नहीं है, इथेनॉल के पीछे भी कॉस्ट होती है। क्रॉप कॉस्ट, डिस्टिलरी कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट, जीएसटी, शॉर्टेज, क्वालिटी कंट्रोल और ब्लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट के अगस्त 2025 क्लेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग ESY 2024-25 में इथेनॉल का एवरेज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो था वो लगभग 71.32 रुपीज पर लीटर का था, इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और जीएसटी। यहाँ इथेनॉल लोकल है लेकिन जीरो कॉस्ट फ्यूल नहीं है, इसीलिए यहाँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि गवर्नमेंट मैक्रो सेविंग की बात कर रही है, कंज्यूमर अपनी पॉकेट सेविंग देख रहा है। दोनों अपनी जगह सही है, प्रॉब्लम यह है कि दोनों के बीच की कहानी पब्लिक को क्लियरली एक्सप्लेन ही नहीं होगी और यही वजह है कि E20 पर ट्रस्ट गैप जो है वो क्रिएट होता है। अब कुछ मिथ्स वर्सेस रियलिटी की बात करते हैं। मिथ नंबर 1 है E20 से इंजन तुरंत खराब हो जाएगा। रियलिटी ये है E20 कंपैटिबल व्हीकल्स के लिए रिस्क जो है वो लिमिटेड है, ओल्ड व्हीकल्स में कंपैटिबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। मिथ नंबर 2 है कि E20 से इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट क्लेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग E20 का इंश्योरेंस वैलिडिटी पर इंपैक्ट नहीं होने वाला। मिथ नंबर 3, इथेनॉल पेट्रोल में शुगर होती है इसीलिए एंट्स अट्रैक्ट होती हैं। रियलिटी यह है कि फ्यूल ग्रेड इथेनॉल शुगर नहीं होता, फर्मेंटेशन के बाद शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका होता है, पेट्रोल टैंक में गन्ने का जूस नहीं जा रहा। मिथ नंबर 4 है कि इथेनॉल लोकल है तो पेट्रोल सस्ता हो जाना चाहिए। रियलिटी यह है कि इथेनॉल लोकल है बट फ्री नहीं है, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, जीएसटी और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट काफी हाई होते हैं। मिथ नंबर 5 है E85 सब पेट्रोल कार्स में चल सकता है। E85 सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए है, नॉर्मल पेट्रोल कार्स के लिए नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों फूड वर्सेस फ्यूल की, यानी इथेनॉल के डार्क साइड की। अभी तक स्टोरी पॉजिटिव लग रही थी, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, फार्मर्स को इनकम बढ़ेगी, पॉल्यूशन कम होगा, रूरल इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, लेकिन हर पॉलिसी का ट्रेड ऑफ भी होता है। इथेनॉल का सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ है दोस्तों फूड वर्सेस फ्यूल का। अगर इथेनॉल डैमेज ग्रेन, सरप्लस क्रॉप्स और एग्रीकल्चर वेस्ट से बन रहा है तो प्रॉब्लम कम है, लेकिन अगर एडिबल क्रॉप्स का बड़ा हिस्सा फ्यूल के लिए डाइवर्ट होने लगे तो शुगर सप्लाई, फूड प्राइसेस, वाटर यूजेज और लैंड यूज पर प्रेशर आ सकता है। शुगर केन वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, अगर इथेनॉल डिमांड के चक्कर में शुगर केन कल्टीवेशन और एग्रेसिवली पुश होता है तो वाटर स्ट्रेस रीजन में सवाल उठने लगेंगे। रॉयटर्स ने जून 2026 में रिपोर्ट किया था कि इंडिया शुगर एक्सपोर्ट में आने वाले सीजन्स तक लिमिटेड रह सकता है, पार्शली बिकॉज राइजिंग इथेनॉल डिमांड और वेदर रिस्क शुगर सप्लाई को स्क्वीज कर सकते हैं। अब यहाँ इथेनॉल पॉलिसी रॉन्ग नहीं हो जाती, लेकिन इथेनॉल पॉलिसी को ब्लाइंडली सेलिब्रेट करना भी सही नहीं होगा। तो बेस्ट लाइन ये है कि अगर इथेनॉल वेस्ट से बन रहा है तो स्मार्ट पॉलिसी है, अगर इथेनॉल फूड और वाटर स्ट्रेस क्रॉप से एक्सटेंसिव डिपेंड करने लगे तो फ्यूचर प्रॉब्लम बन सकती है। अब थोड़ा समझते हैं कि 2G इथेनॉल वो क्या असली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। 2G इथेनॉल क्रॉप्स के रेजिड्यू से बनता है, पराली, बैगेस, राइस स्ट्रॉ, कॉर्न कॉब्स, एग्रीकल्चर वेस्ट। अगर इंडिया इसी वेस्ट को फ्यूल में कन्वर्ट कर पाता है तो ट्रिपल बेनिफिट हो सकता है। फार्मर्स को रेजिड्यू का पैसा मिलेगा, पराली बर्निंग में रिडक्शन होगा, फ्यूल इंपोर्ट में रिडक्शन होगा, बट चैलेंजेस जो हैं वो इजी नहीं है। 2G इथेनॉल प्लांट्स बनाना एक्सपेंसिव है, वेस्ट कलेक्शन करना डिफिकल्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हाई है, टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन दोस्तों रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में प्राइवेट हाइब्रिड 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ है, इंक्लूडिंग शुगर केन, बैगेस और एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस्ड प्रोजेक्ट्स। यानी कि इथेनॉल के लिए शॉर्ट टर्म जो इंजन है वो 1G है, लॉन्ग टर्म प्रॉमिस जो है वो 2G है। अगर इंडिया 2G इथेनॉल को स्केल कर लेता है तो इथेनॉल पॉलिसी मच मोर सस्टेनेबल बन सकती है। अब फ्यूचर को समझो, E20 ऑलरेडी रियलिटी बन चुका है, E22, E25, E27, E30 के स्टैंडर्ड्स नोटिफाई हो चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियरली क्लैरिफाई किया कि स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन रोल आउट
नहीं होंगे। हायर ब्लेंड्स टेस्टिंग और कंसल्टेशन के बाद ही मार्केट में आएंगे, बट एक क्लियर सिग्नल है कि इंडिया E20 पर रुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ E85 रोल आउट फ्लेक्स फ्यूल इकोसिस्टम का सिग्नल है, यानी कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल एक रेंज ऑफ इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंड्स पर चल सकते हैं। अब फ्यूचर में इंडिया के 3 टाइप के कंज्यूमर हो सकते हैं। पहला, नॉर्मल पेट्रोल और E20 व्हीकल ओनर्स। दूसरा, हायर ब्लेंड कंपैटिबल व्हीकल ओनर्स। और तीसरा, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल ओनर्स। जैसे ईवी ट्रांजिशन में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, वेस्ट इथेनॉल ट्रांजिशन में भी फ्यूल कंपैटिबिलिटी और पंप इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होगा, और यही ऑटो इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। गाड़ी बेचते वक्त सिर्फ माइलेज, सनरूफ, टच स्क्रीन नहीं बताना चाहिए, फ्यूल कंपैटिबिलिटी भी बताना बहुत जरूरी है। अब प्रैक्टिकल आंसर की बात करते हैं कि कॉमन मैन को अब क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। अगर कार या बाइक रिलेटिवली न्यू है, स्पेशली 2023 के बाद की है, तो चांसेस है कि E20 कंपैटिबल पर ध्यान रखना होगा आपको, बट एज्यूम मत करो। ओनर्स मैनुअल चेक करो। अगर व्हीकल ओल्डर है तो 3 स्टेप्स आप जरूर फॉलो करो। पहला, ओनर मैनुअल में फ्यूल रिकमेंडेशन देखो। सेकंड, ऑथोराइज सर्विस सेंटर से पूछो कि E20 कंपैटिबल है या नहीं। तीसरा, सर्विसिंग के टाइम पर रबर सील्स, गैस्केट्स, इंजेक्टर्स और फ्यूल परफॉर्मेंस को जो है वो चेक करवाओ। अगर माइलेज सडन ड्रॉप होती है तो पहले कई चीज़ें चेक करो, जैसे कि टायर प्रेशर, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग्स, फ्यूल इंजेक्टर्स, व्हील अलाइनमेंट, AC यूजेज, ड्राइविंग स्टाइल और ट्रैफिक पैटर्न्स। हर माइलेज ड्रॉप E20 की वजह से नहीं होता दोस्तों, लेकिन हर कंसर्न को फेक न्यूज़ भी नहीं बोला जा सकता। तो करेक्ट अप्रोच ये है दोस्तों कि पैनिक नहीं, प्रूफ चाहिए, कंपैटिबिलिटी चेक चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अब फाइनल वर्डिक्ट क्या है? E20 इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कंज्यूमर के लिए कंफ्यूजन भी है। फार्मर्स के लिए इनकम सोर्स है, लेकिन फूड वाटर बैलेंस का सवाल भी है। गवर्नमेंट के लिए इंपोर्ट रिडक्शन है, लेकिन आम आदमी के लिए माइलेज और प्राइस का सवाल है। एनवायरमेंट के लिए क्लीनर फ्यूल का प्रॉमिस है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी डिपेंड करती है कि इथेनॉल किस सोर्स से बन रहा है। इसीलिए E20 को ब्लाइंडली सेलिब्रेट करना सही नहीं होगा, और ब्लाइंडली डरना भी सही नहीं होगा। इथेनॉल इंडिया का फ्यूल फ्यूचर हो सकता है, लेकिन फ्यूचर तभी सक्सेसफुल होगा जब पेट्रोल पंप पर सिर्फ फ्यूल नहीं, क्लैरिटी भी मिलेगी। कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि मेरी गाड़ी जो है वो कंपैटिबल है या नहीं, माइलेज इम्पैक्ट रियलिस्टिक है या नहीं, इंश्योरेंस पर क्या असर है, पेट्रोल प्राइस पर क्या लॉजिक है इसका, और फ्यूचर में E30 और E85 का मेरे व्हीकल से क्या कनेक्शन है। और अगर इंडिया इथेनॉल ट्रांजिशन को ट्रांसपेरेंट, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल बना पाता है तो ये कंट्री के लिए बड़ा एडवांटेज हो सकता है। लेकिन अगर कम्युनिकेशन वीक रहा तो ओल्डर व्हीकल ओनर्स कंफ्यूज रहेंगे और कॉमन मैन को प्राइस बेनिफिट समझ नहीं आएगा, और यही पॉलिसी पब्लिक फ्रस्ट्रेशन का कारण भी बन सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।